तो हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का ये आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ क्लास 12th का 2024 का कंप्यूटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2025 में जो क्वेश्चंस आने हैं वो उन्हीं 2024 वाले क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपका 2024 के क्वेश्चंस पे कमांड हो जाता है तो एक तरीके से आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और दूसरा चीज आपको वो जगह पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सपेक्टेशन करके बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जुड़ते हैं और डिस्कस करते हैं। 2024 का ऑल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए और समझिए पूरे तरीके से। अगर आपको स्कोर करना है 100 में 90 प्लस कंप्यूटर साइंस में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस। आपको पता है बजाज ने स्टोप, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। आपको पता है टोकन, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग में भी आता है। टोकन्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, उसको बोलते हैं टोकन। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं जैसे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, तो ये सब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना प्रोग्राम का, तो यही सब टोकन होता है, ठीक है। टोकन के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता है। अभी मैं सारा यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी यहाँ जस्ट आपको टोकन को समझाया क्या होता है। स्ट्रिंग टर्मिनेटर, देखिए सारे ऑप्शन को ध्यान से, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग टर्मिनेटर में स्लैश जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं ओ है, तो सी नहीं होगा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट सी एरर प्री डिफाइंड स्ट्रीम, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसका इस्तेमाल जो है इंसर्शन ऑपरेटर के साथ किया जाता है सी आउट का। ये होता है ऑब्जेक्ट और ये होता है इंसर्शन ऑपरेटर, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनल ऑपरेटर आर। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बताया है आपको, एक बार देखने से पता चल जाएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ये क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें देखने से पता, कोई कंफ्यूजन पैदा ही नहीं हो रहा है, इसमें देखने से पता चल रहा है ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर है। ये वाला क्या है? ये है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये क्या है? लॉजिकल। ये क्या है? टर्नरी। इवेल्युएशन ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5, और यहाँ पे जो x का वैल्यू, y का वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। तो देखिए यहाँ पे ना प्रीफिक्स का यूज करा गया है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का। तो पहले क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 5, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 55। तो ये 55 वैल्यू क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। डू वाइल लूप जो है कंडीशन को बॉटम से चेक करता है, वाइल लूप जो है कंडीशन को टॉप से चेक करता है। वाइल लूप क्या करता है? टॉप से चेक करता है कंडीशन को, ठीक है। और लेफ्ट राइट कुछ होता नहीं है इसमें। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। बहुत आसान है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में मैंने आपको बताया है कि कैप्सूल के अंदर रैप हो जाएगा डेटा और फंक्शन, इधर डेटा और इधर फंक्शन, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। देखिए कौन सा तरीका जो है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सही तरीका है। तो देखिए ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कर रहिएगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। डायरेक्ट है लेकिन जो पढ़े हैं उसके लिए डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बगल में कुछ भी लिख देंगे, वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास का नाम, देखिए यहाँ पे क्लास का नाम ये दिया स्टूडेंट, और यहाँ एक ओ बी लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ देखिए क्लास का तो यूज ही नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग।
स्टैटिक मेंबर फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या होता है? RATOR, ये क्या होता है? ये जो चार डॉट होता है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग को इसको इन्वोक करने के लिए, जो कि इनमें से कहीं हमको वैसा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। एन इनलाइन फंक्शन इज, देखिए इनलाइन फंक्शन क्या होता है। पहले आपको कुछ पता नहीं इनलाइन फंक्शन के बारे में, लेकिन जब डेफिनेशन पढ़े तो आपको पता है कि इनलाइन फंक्शन जो है इनलाइन कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है, मतलब प्रीफिक्स, मतलब कि इनलाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनलाइन फंक्शन को बनाने से पहले, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द कंसेप्ट ऑफ ओप्स, यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है इनमें से कौन से में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको ऑप्शन से चलें तो नन ऑफ दिस को रखते हैं। देखिए इनहेरिटेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट का बात नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में भी नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, तो इसमें हम लोग जितना डेटा देखना रहता है उतना ही डेटा को दिखाते हैं, जो जो नेसेसरी पार्ट होता है उसको दिखाते हैं और अननेसेसरी पार्ट को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर नहीं आता, आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। क्यों आएगा ये, मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है अलग अलग, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप, अलग अलग रूप, यानी कि एक ही चीज का अलग अलग रूप। अगर हम ही मान के चलते हैं तो हम जब क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मेरा अलग रूप होता है, बच्चों के साथ अलग कम्युनिकेशन होता है। मैं घर जाता हूँ तो घर में अलग रहता है, दोस्तों के साथ मेरा अलग कम्युनिकेशन, तो मैं एक ही हूँ लेकिन सारे जगह पे मैं अलग अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, बिहेवियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी क्लास में सेम नाम से दो फंक्शन बन जाते हैं और उसमें जो फंक्शन, और उसमें फंक्शन का सिग्नेचर अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी कि सेम नाम तो वही चीज है, सेम चीज एक ही है लेकिन इसका बिहेवियर अलग अलग होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोड। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और पॉलीमॉर्फिज्म किससे रिलेटेड है, फंक्शन ओवरलोडिंग से, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी बात इसको मैंने आपको ऑप्शन से करके दिखाया है, ठीक है। इन पब्लिक इनहेरिटेंस द पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ ड्राइव क्लास, यानी कि जब हम लोग पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे तो जो डेटा मेंबर पब्लिक रहेगा वो ड्राइव क्लास में किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो भी पब्लिक रहेगा, सिंपल सी बात है। पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो पब्लिक में जिस तरीके से डेटा मेंबर क्लास में होता है सेम तरीके से ड्राइव क्लास में जाता है। अगर हम प्राइवेट करते हैं तो सब चीज प्राइवेट हो जाता है, अगर हम प्रोटेक्टेड करते हैं तो सिर्फ पब्लिक वाला वाला प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्राइवेट वाला प्राइवेट रहता है। द चेन ऑफ डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ग्राफ, यानी कि बहुत सारे बेस क्लास से हम लोग इनहेरिट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस ग्राफ बोलेंगे, सिंपल। द allocation of memory at run time is referred as, सिंपल से चीज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलेंगे, और जब कंपाइल टाइम पूछ देता तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो जाता। कंपाइल टाइम में क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर्स इज डन एज, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो आपको पता है जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सेम तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, क्या लगाते हैं, सिर्फ एस्टिक साइन। तो डेटा टाइप और पॉइंटर वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देंगे, तो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट द बोथ एंड ऑफ एंड्स, बोथ एंड्स आर कॉल्ड, यानी कि एलिमेंट ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे बोथ एंड से, तो उसको क्या बोलेंगे, डी क्यू सही आंसर है। ये हम लोग क्यू में पढ़ेंगे, क्यू डेटा टाइप में, ठीक है। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिंग एंड मैन्युपुलेटिंग डेटा फाइल इन सी प्लस प्लस एफ स्ट्रीम का। देखिए अगर हम इसको अगर हम इसको ऑप्शन से करें तो इसको रखते हैं साइड में अभी। सी मैथ में तो किसी तरह का डेटा को मैनिपुलेट नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। स्ट्रिंग डॉट एस से हम लोग स्ट्रिंग वाला फंक्शन को यूज करते हैं, एफ स्ट्रीम से हम लोग जो है डेटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं।
नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ टपल आ गया, रिलेशन आ गया, ये क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम लोग एसक्यूएल या डेटाबेस में जब हम लोग टेबल बनाते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो कॉलम है इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। रो है इसको बोलते हैं टप्पल। रोज जो है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टपल्स बोलते हैं। ठीक है। और ये पूरे टेबल को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो और ये जो वैल्यूज है इसमें सेट ऑफ वैल्यूज जो आएंगे, इसमें जो हम लोग वैल्यूज डालेंगे पूरे टेबल में उसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। हाँ, तो इसका आंसर होगा कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ टपल को क्या बोलते हैं? अगर एक दो तीन चार रोज हैं इसमें, मान के चलते हैं, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। इसमें कितने रोज हैं? एक दो तीन रोज हैं, तीन रोज हैं, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? तीन। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्डिनलिटी होगा। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, अभी अभी बताया, डोमेन। हाँ है ना, डोमेन। पॉसिबल वैल्यूज को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल का बात किया गया है। डीएमएल जो है वो हम लोग डेटाबेस में पढ़ते हैं। तो इंसर्ट डेटा मैनिपुलेशन है, डिलीट डेटा मैनिपुलेशन, अपडेट भी डेटा मैनिपुलेशन, ये जो है डेटा मैनिपुलेशन का नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए डैश बी ए, यहाँ डुअलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। एल ए डी यू ए एल आई टी वाई, डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर कहीं प्लस ऑपरेटर है तो उसके साथ डॉट ऑपरेटर के साथ उसको रिप्लेस कर दीजिए, और डॉट ऑपरेटर है उसको प्लस ऑपरेटर के साथ रिप्लेस कर दीजिए, ये हमारा डुअलिटी थ्योरम कहता है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है ए बी प्लस ए डैश बी प्लस वन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां प्लस है वहां पे डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, जहां डॉट है वहां प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ बीच में डॉट है तो यहाँ कर देंगे ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे डॉट, और यहाँ कर देंगे ए डैश बी, डॉट है वहां प्लस, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ कर देंगे डॉट वन। यहाँ पे सारे प्लस के जगह पे डॉट हो जाएगा और डॉट की जगह प्लस हो जाएगा, और साथ में ए वन के जगह पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ देखिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर बी। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? मैक्स टर्म डेजिग्नेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए मैक्स टर्म दो होता है, एक होता है मैक्स टर्म, एक होता है मीन टर्म। ठीक है। मैक्स टर्म में क्या होता है, जो एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसका वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब वन होता है, और मेन टर्म में एक्स डैश का वैल्यू होता है मिनिमम, मिनिमम के यानी कि जीरो। ठीक है। तो यहाँ हम लोग को मैक्स टर्म बोला है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू? वन लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वन, फिर इसका लिखेंगे जीरो, फिर इसका लिखेंगे जीरो, फिर इसका लिखेंगे वन। अब ये जो आया बाइनरी नंबर वन जीरो जीरो वन, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो डेसिमल में कन्वर्ट करने सिंपल क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, वन इंटू दो का पावर जीरो, जीरो इंटू दो का पावर वन, फिर से जीरो इंटू दो का पावर दो, फिर से जीरो वन इंटू दो का पावर तीन। ये कितना होगा? वन। ये कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। ये कितना होगा? आठ। आठ और एक नौ। अब देखिए बाबू, इसका वैल्यू आ गया नौ। नौ का मतलब इसको हम लोग, ये मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम नाइन हो जाएगा। ठीक है। और मेन टर्म अगर होता निकालना तो इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो यहाँ मेन टर्म नहीं बोला, मैक्स टर्म बोला, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड। वेब, वेबसाइट बोलते हैं। यानी कि नेट सर्वर पे जो लोकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेबसाइट। द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन मीटर एम्पलीट्यूड, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बाबू बाउट। बाउट में भी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन को मेजर कर सकते हैं, सिग्नल के ट्रांसमिशन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं किसमें? बाउट में मेजर करते हैं। इसमें मेजर करते हैं बाउट।
क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन लिटरल। लिटरल को डिफाइन करना है, बहुत आसान है। लिटरल का डेफिनेशन, लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, देखिए डेफिनेशन को। लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यू साइन टू वेरिएबल। जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट ए में जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे 19 हम असाइन कर देते हैं, यहाँ पे जो 19 है ये क्या हो जाएगा, लिटरल हो जाएगा। और ए क्या है, आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं हम लोग। और ये टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। तो टोटल हो गया वेरिएबल जो कि डब्बा बनता है। और ए जो है, जो भी हम लोग नाम खुद से देते हैं वेरिएबल का, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। और जो वैल्यू साइन करते हैं आइडेंटिफायर में या वेरिएबल में, उसको बोलते हैं हम लोग लिटरल। तो लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल। लिटरल रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू। अभी यहाँ जो 19 हमें असाइन किया है वो फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 19 20 अपने आप से नहीं होगा वैल्यू, दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। और इसको मॉडिफाई भी हम लोग नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई नहीं होगा अपने आप। ठीक है, लिटरल आर द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन डेटा। अब देखिए लिटरल में हम लोग किस किस तरह का डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बुलियन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे क्या है, लिटरल्स है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर वैल्यूज इन द प्रोग्राम। और जो हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल में, उसी को बोलते हैं लिटरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंट ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 क्या है यार, 10 इज लिटरल। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट। ये जो नीचे क्वेश्चन है कांस्टेंट है, इनके साइज कितने हैं। तो मैंने आपको बताया है कि साइज जितना नंबर कैरेक्टर रहेगा, सबका साइज एक एक रहेगा। तो यहाँ देखिए, एक कैरेक्टर यू है और एक कैरेक्टर है स्लाइस ए। स्लाइस ए को हम लोग स्केप सीक्वेंस बोलते हैं, अलार्म के लिए यूज होता है, जिसमें दो कैरेक्टर है। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 2 + 1। एक किस लिए यूज होता है, तो एक जो है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बना करके। यहाँ पे आ जाएगा यू, यहाँ पे आ जाएगा स्लैश। एक होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर, यूज होता है स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए। तो 1 बाइट ये ले लेता है। तो इसमें टोटल कितना बाइट होगा, इसका साइज 3 बाइट होगा। इसी तरीके से जैक 2024 कितना बाइट मेमोरी लेगा, तो 1 2 3, एक ये भी लेगा, 4 5 6 7 8। 8 है, एक लेगा स्ट्रिंग टर्मिनेटर, तो ये कितना बाइट मेमोरी लेगा, 9 बाइट। देखिए 9 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What data type should you use to represent the following items? ये सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। फॉलोइंग आइटम कौन सा डेटा टाइप का यूज होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स इन क्लास। मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो फ्लोट का यूज करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय का नंबर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर आर द कलेक्शन, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। आपने एक अरे भी पढ़ रखा होगा, अरे किसको बोलते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। इसमें क्या होता है, जैसे ये अरे है, इसमें क्या होगा कि सेम डेटा टाइप आएंगे इसमें। अगर एक इंटीजर डाल दिए तो सारा क्या होगा, सारा इंटीजर ही आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन ये एरे के केस में है, लेकिन स्ट्रक्चर के केस में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर भी है, कलेक्शन है वेरिएबल का, लेकिन इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक इंटीजर डाल दिए, तो एक हम लोग इसमें कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में। वही चीज लिखा है कि ए स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो एक डब्बा ये बन रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। डेटा स्टोर करने के लिए जो सिंगल डब्बा बनता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और मल्टीपल बनेगा तो ये कलेक्शन बन गया। वही चीज है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट्स, इसको स्ट्रक्ट्स भी बोलते हैं। कभी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, याद रखिएगा। आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल इनटू वन प्लेस। ईच वेरिएबल इन स्ट्रक्चर इज नोन एज
मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी वेरिएबल हम लोग स्ट्रक्चर में बनाएंगे, जैसे यहाँ एक स्ट्रिंग नेम बनाए, स्ट्रिंग एज बनाए, तो यहाँ दो वेरिएबल बनाए स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अनलाइक एन एरे, स्ट्रक्चर कैन कंटेन मेनी डिफरेंट डेटा टाइप। अनलाइक मतलब एरे से अलग। ठीक है, एरे में क्या है कि उसमें हम लोग सेम डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, बट स्ट्रक्चर के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, तो ये एरे से अलग है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इज डिफाइन विथ स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एग्जांपल, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल कर दिया स्ट्रक्ट कीवर्ड। कीवर्ड जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर का नाम लिख दिए पर्सन, और इसके अंदर वेरिएबल बना देंगे, और इसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन क्लोज कर देंगे, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर में दो डब्बे बने हुए हैं। पहला डब्बा हमारे पास जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, नेम, और दूसरा डब्बा है एज, जो कि इंटीजर को स्टोर करेगा, डेटा टाइप। तो यही हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ए एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए, वेयर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3। दूसरा क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू ए प्लस प्लस मल्टीप्लीकेशन डी प्लस 4, वेयर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको जस्ट हम लोग मैथ में जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे करेंगे। ए और बी का वैल्यू रख दीजिए, ए इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, और बी इज इक्वल टू, यहाँ ए इज इक्वल टू 5 रख दीजिए और बी इज इक्वल टू 3 रख दीजिए। तो 5 प्लस 3/5, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस प्लस डी मल्टीप्लीकेशन डी प्लस 4 है, तो अगर इसको सॉल्यूशन करें ए प्लस प्लस मल्टीप्लीकेशन डी प्लस 4, ए का वैल्यू रखिए कितना है 10, प्लस प्लस बढ़ के कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लीकेशन डी का वैल्यू कितना है 5 प्लस 4, 11 पचे 55 और 4 59, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सीधा होता है जो जरूरी चीज है उसको दिखाओ, और जो जरूरी नहीं है, जो अननेसेसरी चीज है उसको छुपाओ, हाइड कर दो, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कंप्यूटर साइंस इन विच ओनली रिलेवेंट और नेसेसरी डेटा इज शोन। relevant or necessary data is shown and unnecessary data is hidden from outside world. This concept in computer science is known as data abstraction या abstraction। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग स्विच बोर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, स्विच बोर्ड में क्या दिखाया जाता है, आगे का जो स्विच होता है वो दिखाया जाता है हमको, क्या पीछे का जो कॉम्प्लेक्स कनेक्शन हुआ पड़ा रहता है, इस स्विच में वायर इसमें से इसमें जाता है, इससे 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 बाहर निकलता है, वो दिखता है हमको? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसका कोई यहाँ रिलेवेंसी नहीं है, किसी तरह का, किसी तरीके से वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको अनवांटेड चीज को छुपा दिया जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी किया जाता है, जो चीज नेसेसरी होता है उसको दिखाया जाता है, जो अननेसेसरी चीज होता है उसको हाइड कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। बहुत आसान क्वेश्चन है। द टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल यूजिंग ईमेल आर, इट इज चीप वे टू कम्युनिकेट विथ पीपल। चीप वे मतलब फ्री है ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, तो चीप हो गया, सस्ता। कन्वेनियंस, कन्वेनियंट, इट इज कन्वेनियंट टू सेंड एन ईमेल एज द सेम मैसेज कैन बी सेंड टू मेनी पीपल। सेंड करना भी आसान है, बहुत ही कन्वेनियंस है, कहीं भी कभी भी आप नेट से कनेक्ट हो जाए वहां से आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, तो ये कन्वेनियंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, डिफाइन इनकैप्सुलेशन। डिफाइन इनकैप्सुलेशन, अगेन इट इज एन इजी क्वेश्चन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल में जैसे हर एक चीजों को बंडल बना के रख देते हैं ना दवाई को, उस तरीके से यहाँ इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का बंडल बनाते हैं। ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू बिल्डिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम लोग सिंगल यूनिट में बंडल बना देंगे, उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनकैप्सुलेशन।
इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स ऑफ ए क्लास। क्लास के कुछ कंपोनेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो यूजर कैन नॉट एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर इफ वी मेक एनी डेटा प्राइवेट और अगर हम लोग क्लास के अंदर किसी डेटा को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देंगे तो उसको यूजर क्लास के बाहर से एनीवेयर से एक्सेस नहीं कर सकता, कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकता। वही चीज यहाँ लिखा है, इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डेटा हाइडिंग। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। और ये विच इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, और ये डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये था इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपैंडेड एक्सपैंड फॉर्म ऑफ सिम एंड एचटीटीपीएस। सिम का एक्सपैंडेड फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? गिव एन एग्जांपल इन सी प्लस प्लस टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, रूप। यानी कि मेनी फॉर्म यानी कि एक ही आदमी का बहुत ज्यादा रूप। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक आदमी है जिसका बिहेवियर, जिसका रूप अलग अलग है, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ देखिए, घर में एकदम सरल रूप रहेगा, क्लाइंट के साथ बात करते हुए अलग तरीके से, ऑफिस जाते हुए अलग, जब ट्रैवल करेगा तो इसका अलग एक रूप रहेगा, अलग बिहेवियर रहेगा। कहीं बाहर जाएगा तो अलग बिहेवियर रहेगा, ग्रोसरी खरीदने जाएगा तो अलग बिहेवियर रहेगा। यानी कि एक आदमी का अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर होना, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखते हैं कंप्यूटर साइंस में इसका मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, इन विच वी यूज सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन डिफरेंट क्लासेस हैविंग डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोड। ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन जब उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट कोड के हिसाब से बिहेवियर उसका डिफरेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल जा रहा है। आदमी तो सेम ही है, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है, बदल रहा है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट कोड के हिसाब से बदल जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझे तो वही पर्सन वाला एग्जांपल है, ए पर्सन कैन हैव मोर देन वन फॉर्म, लाइक अ पर्सन कैन बी अ फादर, वाई कैन बी अ फादर, can be a employee, can be a traveler, can be a businessman, can be a husband simultaneously। हर एक चीज एक पर्सन हो सकता है, बट दिस पर्सन हैव डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, बट इसका क्या होगा, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट बिहेवियर। लाइक इन ऑफिस ही विल सिंसियरिटी, लाइक इन ऑफिस ही विल शो सिंसियरिटी, ही विल SHOW, ही विल शो सिंसियरिटी। ऑफिस में क्या दिखाएगा, ये सिंसियरिटी डिसिप्लिन दिखाएगा ऑफिस में। एट होम ही विल बी लिव लाइक चिल मूड एंड कैजुअल। होम में क्या, कैजुअल अप्रोच अप्लाई करेगा। लाइक दिस ही हेल्प डिफरेंट डिफरेंट, लाइक दिस ही हैज डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट प्लेसेस, इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हो गया, आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बता दिया। अब आइए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने एक कोड लिखा है, देखिए ध्यान से, किस तरीके से इसको हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करते हैं उसको समझिए। तो कोड का शुरुआत करते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। दो क्लास बनाया गया है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के अंदर एक फंक्शन है डिस्प नाम से, इट इज क्लास ए। और क्लास बी में एक फंक्शन है डिस्प नाम से, फंक्शन का नाम सेम है, क्लास अलग अलग है, इट इज क्लास बी। कोड अलग अलग है, इट इज क्लास ए, इट इज क्लास बी। कोड अलग अलग है, सिर्फ फंक्शन का नाम क्या है, सेम है। देखिए, हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट ओबीजे। इस ओबीजे का यूज करते हुए हम लोग हम दोनों क्लास के डेटा को एक्सेस करेंगे।
है ना, ऑब्जेक्ट सेम है बट डिफरेंट क्लास में इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे कि ऑब्जेक्ट ए से डिस्प को जब हम कॉल कर रहे हैं तो आ रहा है यहाँ आंसर हमारे पास कि इट इज क्लास बी। क्या आ रहा है, इट इज क्लास बी। दैट मीन्स ये वाला कॉल हो रहा है इट इज क्लास बी, सामने वाला। लेकिन जब हम इसको ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प कर रहे हैं तो कॉल क्या हो जा रहा है, कौन सा आ रहा है, इट इज क्लास ए। इट इज क्लास ए, ये वाला आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट कोड के हिसाब से इसका आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन्स बिहेवियर इसका क्या है, डिफरेंट। इसी को कहते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे यहाँ पे जो अभी पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको दिखाया ये है कंपाइल टाइम, जिसमें कि फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सेम नाम से फंक्शन आ जाता है, वहां पे क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो वही है, दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो यहाँ हो गया कंपाइल टाइम। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज यूज्ड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म। इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप भी बता दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनलाइन फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है, और इस बार भी मे भी चांस है ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। या तो 5 नंबर में रिपीट कर दे थोड़ा चेंजेस करके, या दो तीन क्वेश्चन मिला करके, या तो इससे कुछ एमसीक्यू बना दे, बट इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2025 में, ऐसा हमको लग रहा है। देखिए क्या होता है इनलाइन फंक्शन, वो जरा सा मैं डिस्कस करता हूँ। एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन, एक तरह का ये फंक्शन होता है, दैट इज दैट इज एक्सपेंडेड इन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो एक्सपेंडेड कर तब वो एक्सपैंड कर जाता है। अभी कैसे एक्सपैंड करता है वो हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। व्हेन द इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम लोग इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, होल कोड ऑफ द इनलाइन फंक्शन, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। जब जैसे देखिए यहाँ पे एक इनलाइन फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन है, मैं दोनों का डिफरेंस करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनलाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं, इनलाइन फंक्शन तो इनलाइन कीवर्ड का यूज कर देंगे, ठीक है। फंक्शन है इंट ऐड, फंक्शन का नाम है ऐड, इंट ए इंट बी, दो वेरिएबल बनाए हैं इसके अंदर और रिटर्न कर दिए ए प्लस बी। और जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पूरा ए प्लस बी उठ करके यहाँ आ जाएगा। वही चीज लिखा है कि होल कोड ऑफ इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन का ये जो होल कोड है गेट इंसर्टेड और सब्स्टिट्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ इनलाइन फंक्शन कॉल। ये पूरा उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनलाइन फंक्शन को जहाँ कॉल किया जा रहा है, ए प्लस बी पूरा कोड ही उठ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ कोड आ जाने से क्या होगा ये चीज अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। और इसी दिस सब्स्टिट्यूशन इज प्रिफर्ड बाय सी प्लस प्लस कंपाइलर, और ये हम लोग नहीं करते, ये कंपाइलर खुद करता है। एट कंपाइल टाइम इन एन इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज एफिशिएंसी if it is small। is called inline function, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, inline is called inline function, इसी को हम लोग बोलते हैं inline function। ठीक है, एन इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज इफिशियंसी इफ इट इज स्मॉल, और क्या करता है इनलाइन फंक्शन जो है इफिशियंसी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, तब जब ये इसका कोड स्मॉल होता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल फंक्शन इनलाइन फंक्शन से डिफरेंट होता है, उसको समझते हैं। देखिए ये एक नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ऐड
रिटर्न ए प्लस बी। जैसे यहाँ से वैल्यू पास कराएंगे तो ये वैल्यू पहले इस ए को मिलेगा, ये वैल्यू बी को मिलेगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा, उसके बाद फिर से ये आ जाएगा ऐड के पास, उसके बाद फिर ये सम हमारा प्रिंट होगा, है ना। लेकिन इनलाइन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ, एक बार कोडिंग ऊपर गया, फ्लो कंट्रोल ऊपर गया, फिर कंट्रोल नीचे आया, फिर नीचे से नीचे आया। ये था नॉर्मल फंक्शन केस में, दो बार एक ही काम को दो तीन बार करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इनलाइन फंक्शन लगाते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, क्या होगा कि एक बार में ये कोड ही उठ करके यहाँ आ जाएगा और यहीं से इसका सम निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो फंक्शन दो तीन बार यहाँ पे दो तीन बार काम करना पड़ रहा था उससे तो बच गए। इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड काउंट। जो एक बार नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड काउंट। तो इनलाइन फंक्शन के यूज करने से ओवरहेड जो है, काउंट जो है वो घट जाता है। एक ही बार में ये कोड जो है रन हो जाता है, इसी तरह का ओवरहेड काउंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये है इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल नॉर्मल। और ये बता दिया मैंने कैसे इनलाइन फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट। इसके बाद क्वेश्चन है एडवांटेज। इसके बाद क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनलाइन फंक्शन। आइए देखते हैं। इनलाइन फंक्शन एडवांटेजेस। फंक्शन कॉल ओवरहेड डज नॉट अकर। इनलाइन फंक्शन में ओवरहेड नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें ओवरहेड हो रहा है क्या, ओवरहेड का मतलब एक ही चीज दो तीन बार होना, ओवर का मतलब ज्यादा, एक ही चीज ज्यादा बार होना, ठीक है। बट यहाँ सिंगल एक बार में फंक्शन चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ नॉर्मल फंक्शन में ओवरहेड हो रहा है, इसलिए यहाँ लिखा है कि फंक्शन कॉल ओवरहेड डज नॉट अकर। किसमें, इनलाइन फंक्शन में ओवरहेड नहीं हो। इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन एंड स्टैक व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वहां पर ना स्टैक होता है। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या, वहां पे एक स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है। इस तरीके से स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है कि पहला बार ये फंक्शन मतलब इसके लिए ये स्टैक में वैल्यू आएगा, दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो ये स्टैक में, फिर यहाँ से यहाँ प्रोग्राम गया तो तीसरा स्टैक। तो इस तरीके से स्टैक ओवरहेड जो है वो, तो इस तरीके से स्टैक में भी ओवरहेड होगा, है ना। ज्यादा स्टैक, स्टैक का जो सेल है, तो इस तरीके से स्टैक में भी ओवरहेड होगा नॉर्मल फंक्शन। लेकिन इनलाइन फंक्शन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें स्टैक में सिर्फ एक ही में काम चल गया, तो इसमें ओवरहेड का प्रॉब्लम नहीं है। तो पुश पॉप वाला वही, तो वही चीज यहाँ बताया गया कि ओवरहेड ऑफ पुश पॉप वेरिएबल ऑन स्टैक व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो सेव करता है उसमें। नॉर्मल फंक्शन में ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इनलाइन फंक्शन में नहीं आता है। इट ऑल्सो इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ रिटर्न कॉल फ्रॉम फंक्शन। यानी कि इनलाइन फंक्शन हर तरीके से ओवरहेड, और ये इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ अ रिटर्न कॉल फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ ए रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। और साथ ही साथ ये ओवरहेड रिटर्न कॉल, इट ऑल्सो सेव द ओवरहेड ऑफ रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। और ये रिटर्न कॉल जो करते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को रिटर्न करते हैं, वहां भी ओवरहेड होने से बचाता है। यानी कि ये हर जगह ओवरहेड होने से बचा रहा है हमें। एन इनलाइन फंक्शन में बी यूजफुल इफ इट इज स्मॉल। और ये तब यूजफुल होता है जब ये स्मॉल होता है। फॉर एम्बेडेड सिस्टम इफ कोड विल लॉन्ग इट मे नॉट वर्क। जब कोड लंबा हो जाएगा तो वर्क करने में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसमें मैं एक खुद से ऐड कर देता हूँ कि इट सेव्स आवर टाइम, आवर टाइप। क्या करता है इनलाइन फंक्शन, जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइम को बचाता है, ये जल्दी एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मल फंक्शन जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होता है, टाइम ज्यादा लेता है, ये टाइम, और ये टाइम क्या कम लेता है। देखिए अब आते हैं, आइए देखिए अब है इनलाइन फंक्शन डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन, क्या डिसएडवांटेज है। इफ यू यूज टू मेनी इनलाइन फंक्शन देन द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल विल बी लार्ज। ज्यादा इनलाइन फंक्शन यूज कर लेंगे
तो इसका फाइल का ज्यादा इनलाइन फंक्शन यूज कर लेंगे तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ सेम कोड। क्यों? क्योंकि सेम कोड बार बार डुप्लीकेट होगा इसीलिए। टू मच इनलाइन इनलाइनिंग टू मच इनलाइनिंग कैन ऑल्सो रिड्यूस योर इंस्ट्रक्शन कैश हिट रेट। देखिए, जब भी हम लोग इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं पूरा कोड उठ के आता है तो वो कैश मेमोरी में जाके सेव होता है। तो अगर ज्यादा यूज करेंगे इनलाइन तो कैश मेमोरी भर जाएगा। कैश मेमोरी भर जाने की वजह से क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मस्ट गेट फ्रॉम दैट ऑफ कैश मेमोरी टू दैट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो फिर प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट हो जाएगा जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। द इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज कंपाइल टाइम ओवरहेड। ये ओवरहेड को बढ़ा देता है। Inline function may increase compile time overhead if someone changes the code inside the inline function. The inline function may increase compile time overhead if someone changes the code inside the inline function. अगर कोई inline function में कोड चेंज कर देगा तो ओवरहेड कंपाइल टाइम बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इनलाइन फंक्शंस माइट कॉज थ्रैशिंग। इनलाइन फंक्शन अगर ज्यादा यूज कर दिया जाएगा तो उसके कारण थ्रैशिंग होगा। बिकॉज इनलाइन माइट इंक्रीज द साइज ऑफ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्यों? क्योंकि ज्यादा इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करने से फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा और वो उसके कारण थ्रैशिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या क्या एडवांटेज है? तो आपको पता है इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। तो बेस क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लिया जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। तो यही चीजें, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं ये देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी। जो भी कोड है वो इनहेरिटेंस के चलते हम लोग रीयूज कर पाते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन बाय इनहेरिटिंग क्लास अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। तो क्या होगा, एक ही कोड को हम लोग बार बार अगर इनहेरिट करेंगे तो इससे क्या होगा, कोड रीयूज हो रहा है, पहला फायदा। और दूसरा चीज क्या, हमारा टाइम बच रहा है। वही कोड अगर बार बार लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ इनहेरिट कर दिए तो टाइम बच रहा है हमारा और एनर्जी भी बच रहा है। दूसरा एडवांटेज इसका है मेंटेनेबिलिटी। वॉट एवर चेंजेस इज मेड इन बेस क्लास इट विल रिफ्लेक्ट इन ऑल द चाइल्ड क्लासेस, सो दिस फीचर इज इंक्रीज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। जो भी चीज हम लोग बेस क्लास में चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक चाइल्ड क्लास में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इससे हम लोग को मेंटेन करने में बड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर एक बेस क्लास से 10 चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किए हुए हैं तो हम सिर्फ अगर 10 में चेंज करना है तो हम सिर्फ बेस क्लास में चेंज करेंगे, 10 में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फायदा हो गया इनहेरिटेंस का, कि इससे मेंटेन करना आसान हो गया कोड को। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है एक्सटेंड करना, बढ़ाना। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स इंक्रीजिंग और एडिंग न्यू फीचर इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास में नया फीचर को ऐड करना ही एक्सटेंसिबिलिटी है यहाँ पे। तो सही बात है, हम लोग इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास में नया फीचर ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट बेस क्लास फीचर। बेस क्लास फीचर के अलावे हम लोग चाइल्ड क्लास में नया नया फीचर ऐड कर सकते हैं। हर एक चाइल्ड क्लास में अलग अलग नया फीचर ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। इससे कोड जो है ना, इनहेरिटेंस का यूज करने से कोड बड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। कैसे सर? इनहेरिटेंस इज ऑल्सो हेल्प अस टू ऑप्टिमाइज आवर कोड। ऑप्टिमाइज मीन्स मिनिमाइज आवर कोड बिकॉज ड्यू टू inheritance we can use same code at multiple places without writing full code at multiple places, thus it help us to reduce redundancy of code। यानी कि अगर जब हम लोग बार बार एक ही कोड को लिखना होता है तो हम लोग क्या इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोड ना छोटा होते जा रहा है। अगर ज्यादा कोड लिखते हैं हर जगह तो कोड लंबा हो जाता है, भद्दा दिखता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही कोड को बार बार यूज करें यूजिंग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी तो वो छोटा दिखता है, मिनिमाइज हो जाता है कोड का साइज और ये ऑप्टिमाइज दिखता है। तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस जो ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद कर रहा है कोड को ऑप्टिमाइज करने में।
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, इट हेल्प अस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट भी इसका एक एडवांटेज है। ड्यू टू यूज ऑफ बेस क्लास कोड अगेन एंड अगेन इन चाइल्ड क्लासेस विदाउट राइटिंग कोड, इट लीड्स टू फास्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कि फिर वही चीज है कि हम लोग बार बार सेम चीज को यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है यानी कि हम लोग फास्ट काम कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, डेवलपमेंट फास्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। और ये फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को हम लोग क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द मेन पर्पस ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर एंड अलोकेट रिसोर्सेज इफ नेसेसरी। और कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना जैसे वो क्रिएट होता है, साथ ही साथ में उसको मेमोरी अलोकेट करना अगर जरूरी है तो। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हैज इंक्लूड यूजिंग नेम, इस पे समझ में आ गया होगा। यहाँ एक क्लास बनाया गया जिसका नाम है स्टूडेंट। अब उसके बाद एक ये मेंबर, ये डेटा मेंबर हो गया हमारा। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, ये क्या है, स्टूडेंट। क्लास का नाम होता है, वही नाम से जब हम लोग एक फंक्शन बना देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या है, नेम में डाल दिए जॉन, सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नेम इज जॉन, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर तो बना दिए यहाँ पे हम, कंस्ट्रक्टर क्या किए हैं, बना दिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर। अब जैसे ही यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाए, कॉल नहीं किए करेंगे, अभी देखिए स्टूडेंट नाम का क्लास का इस्तेमाल किए और एक ऑब्जेक्ट बना दिए स्टूडेंट वन नाम से। जैसे ही यहाँ एक हम ऑब्जेक्ट बनाए, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड नेम इज, यहाँ जो भी नाम डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, जॉन, तो यहाँ JOHN प्रिंट हो जाएगा। बात क्लियर है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। हम लोग जनरली फंक्शन को कॉल करने के लिए ऐसे करते हैं, स्टूडेंट ऐसे लगाते हैं, बट इस केस में, कंस्ट्रक्टर केस में, फंक्शन को कॉल करने का जरूरत नहीं है। नाम ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है अपने आप, जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाने के साथ। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक कंस्ट्रक्टर इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड। और कंस्ट्रक्टर एक चीज ये इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं, विथ द वैलिड वैल्यू एज सुन एज क्रिएटेड। और वैलिड वैल्यू के साथ जो है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं, ये चेक करता है कौन, कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर द प्रोग्रामर वुड नीड टू मैन्युअली इनिशियलाइज ईच ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर विच कैन लीड टू एरर एंड इनएफिशिएंसी। और जैसे हम लोग जब कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यूजर को ना, यूजर को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। इससे क्या हो सकता है कि मे बी इधर उधर से कुछ मिस हो जाए तो एरर हो सकता है। और एक तरीके से जो काम डायरेक्ट हो रहा है उसको हम मैन्युअली क्यों करें, है ना। तो उसके लिए एक इनएफिशिएंसी का पॉइंट आया है कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो इनएफिशिएंसी भी आ सकता है हमारे अंदर। एक कंस्ट्रक्टर सपोर्ट ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है। एक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, लेकिन इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न वैल्यू, हेंस दे डोंट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर किसी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, देखिए वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली तो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी समझ में आ रहे हैं। अगर ये सारे चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि इवेलुएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब कह रहा है कि ये सारे को पोस्टफिक्स में अरेंज कीजिए एक्सप्रेशन को, और इसको ईच ऑपरेशन के बाद क्या क्या इवेलुएट होकर आंसर आएगा वो लिखने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग कुछ यूं शुरुआत करेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बनाएंगे, और एक एक टेबल में हम लोग क्या करेंगे, तो एक सबसे पहले लंबा लाइन खींच लेंगे। इसमें पहला जो रहेगा वो रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा सिंबल का। सिंबल दैट मीन्स कि ये एक एक चीज जो आते जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सिंबल, यहाँ सिंबल का। सबसे पहले हम लोग ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 120 है तो सिंबल यहाँ लिखते जाएंगे। एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ 120 पुश हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे पुश। ठीक है, इंटरमीडिएट अभी कुछ नहीं होगा बीच में, तो स्टैक में आ गया अभी हमारे पास 120। सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा है, 45 जा रहा है स्टैक में, ये भी हो रहा है पुश, तो 45 भी पुश हो चुका है, तो यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 45, ये स्टैक में गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या हो रहा है हमारे पास, 30 जा रहा है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, ये भी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 45 कॉमा 2। उसके बाद देखिए ऑपरेशन होना है प्लस का, तो 4 नंबर में क्या जा रहा है, सिंबल प्लस। अब जब भी कोई सिंबल आ जाए, ऑपरेशन करने वाला सिंबल आ जाए, तो यहाँ से क्या होगा, लास्ट का दो डेटा पॉप हो जाएगा। पॉप होने के बाद इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये लास्ट के दो डेटा में, उसके बाद फिर से ये पुश हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, पॉप, क्या क्या पॉप होगा यहाँ पे, 45 और 30 पॉप हो जाएगा, और ये दोनों के बीच ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा, 45 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 120, और ठीक है, अभी 120 यहाँ बचा, अभी पॉप हो गया वो, और पुश बैक फिर से हो जाएगा यहाँ, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ, इसी में चलेगा ये पुश बैक, पुश बैक हो जाएगा फिर से, और यहाँ हो जाएगा ये 45 और 30 हो जाएगा मिल करके हमारा 75, तो यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 75। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर आगे बढ़ेगा, 4 खत्म हो गया। 5 नंबर सीरियल नंबर में हमारे पास होगा 25 आया फिर से स्टैक में, ये पुश हो जाएगा सीधा आके स्टैक में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 120 कॉमा 75 कॉमा 25, राइट। इसके बाद फिर चलेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में आता है हमारे पास 15, 15 फिर से पुश होगा, हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 120 कॉमा 75 25 कॉमा 10। 7 में चलते हैं। 7 में क्या, माइनस, माइनस है, ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन आएगा, लास्ट का दो डेटा पॉप हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे, पॉप। पॉप होने के बाद ये लास्ट का दो डेटा ऐड होगा, ठीक है, यानी कि 25 प्लस 15 होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 120 और 75, फिर ऐड होकर के फिर से ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। फाइनली क्या बनाएगा ये, 120 75 कॉमा 25 और 15 मिलके कितना हो जाएगा हमारा, 40, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग स्टैक का क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 नंबर में कौन सा ऑपरेशन होना है, हम माइनस हो गया, फिर प्लस होना है, फिर प्लस करेंगे यहाँ प्लस का, तो प्लस में क्या होगा, पॉप होगा, लास्ट का दो डेटा पॉप होना है, ऑपरेशन होगा पॉप, यहाँ हो जाएगा 75 प्लस 40, और यहाँ बचेगा 120। चलिए 75 प्लस 40 मिलकर कितना हो जाएगा, जरा जोड़िए, 17 11 115 हो जाएगा, यहाँ लिखना नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये पुश होगा, और यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 115 115। फिर लास्ट में बच रहा है मल्टीप्लीकेशन। 9 नंबर में मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन फिर लास्ट का दो डेटा पॉप हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू 11, ये मल्टीप्लाई होगा, 120 गुना 15 होगा, कितना होगा आप लोग देखिए, मैं यहाँ करता हूँ 12 25 60,
0, 6 बचेगा, एक का 12 और 6, 18, 8, एक बचेगा, 12 का 12 और एक 13, यानी कि 13,800 इसका आंसर। ठीक है, तो ये 13,800 पुश बैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुश, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 13,000। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, 13,800 स्टैक में हमारा रहेगा। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट। रिलेशन किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि रिलेशन वर्ड कम फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस विच मींस टेबल। रिलेशन किसको बोलते हैं हम लोग, टेबल को बोलते हैं, ये पता है आपको। प्रेजेंट इन डेटाबेस एंड रिलेशन बिटवीन दोज टेबल्स विच क्रिएटेड इन रिलेशनल डेटाबेस, सो फाइनली रिलेशन मींस टेबल। टेबल ही होता है रिलेशन मींस, और क्या बना, और ये जो टेबल के बीच रिलेशन होता है ये डील करता है रिलेशन के बीच। ठीक है, अगर तो सिंपली लैंग्वेज में कहें तो रिलेशन क्या है, टेबल को रिलेशन बोलते हैं। ये जो टेबल छुपा हुआ है इसको बोलते हैं रिलेशन। इस तरीके से आपको एग्जाम में टेबल बनाना है, टेबल में रोज बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टपल किसको बोलते हैं, हेरिजेंट। तो अ हॉरिजेंटल रो नोन एज टपल इन अ रिलेशन, जो हॉरिजेंटल रो बना है ये इसको बोलते हैं हम लोग टपल। और एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो ये जो कॉलम बना है वर्टिकल अरेंजमेंट इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। बड़ा ही सिंपल है, रो को बोलते हैं हम लोग टपल और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट, बड़ा ही सिंपल सा इसका डिफरेंस भी है। रो को क्या बोलते हैं हम लोग टपल और कॉलम को क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट। टपल होल्ड डेटा फॉर एट्रीब्यूट इन वन रो। टपल जो होता है वो डेटा को एक ही रो में करता है, लेकिन एट्रीब्यूट क्या करता है फॉर सिंगल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब हम लोग एट्रीब्यूट में डेटा स्टोर करते हैं तो एक कॉलम में एक ही जैसा डेटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल में अगर इसके पीछे जाएं तो यहाँ पर 101 राजेश 20 और कंप्यूटर क्या है, ये रो का एग्जाम्पल है। और अगर हम कॉलम का एग्जाम्पल ले ले तो कॉलम में ये जो आईडी है हमारा, नेम है, एज है, कोर्स है, वो कॉलम का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप टपल और एट्रीब्यूट के बीच डिफरेंस लिख सकते हैं एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ y इज इक्वल टू ए बी, बी डैश सी, सी डैश ए। बड़ा ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग तीन सर्किट डायग्राम बनाएंगे और तीनों के बीच और कर देंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं ए बी। ये क्या हमारा ए, ये क्या हमारा बी। चलिए ए बी के बीच सबसे पहले हम लोग कौन सा गेट है हमारे पास, ए बी के बीच एंड गेट है, तो दोनों के बीच क्या करा देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा ए और बी के बीच एंड। ठीक है, पहला जो हमारा बन गया। दूसरा क्या है, बी नॉट है और सी है। देखिए तो ये हमारा बी है, बी में क्या लगा देंगे हम लोग, एक यहाँ लगा देंगे नॉट। ठीक है, और उसके बाद सी है और यहाँ दे देंगे हम लोग सी। ठीक है, और इसमें कौन सा गेट है, एंड गेट है अगेन, तो एंड गेट यहाँ बना देंगे। ठीक है, फिर है सी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा बी। उसके बाद है सी नॉट ए नॉट। तो देखिए जरा सा ए को हम थोड़ा सा और यहाँ से पीछे खींच देंगे। ठीक है, ए को थोड़ा सा और पीछे खींचेंगे। ठीक है, और जो यहाँ से ए आया है उसको दे देंगे इधर, और ये जो सी यहाँ दिए हैं इसको दे देंगे इधर। और इसमें क्या लगा देंगे, सी में भी नॉट लगा देंगे और ए में भी नॉट लगा देंगे और दोनों को बढ़ा देंगे और यहाँ बना देंगे एक और एंड गेट। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये पहले ये दो दो का पेयर को हमने डिजाइन कर लिया। यहाँ से क्या निकला, ये निकला हमारा ए, इसमें गया ए, यहाँ तक आया ए, और यहाँ के बाद नॉट लगने के बाद ये क्या हो गया ए नॉट। यहाँ ये था सी और यहाँ नॉट लगने के बाद हो गया सी नॉट। यहाँ था ये बी और नॉट लगने के बाद हो गया बी नॉट, यहाँ से गया सी। ठीक है, अब ये तीनों जा करके तीनों का और गेट बनना है। ठीक है, तो ये तीनों जाएगा एक साथ और इसमें जा करके मिल जाएगा तीनों का प्लस, यानी कि गेट। तो ये हो गया फाइनल हमारा, और गेट बना दिए। ये हो गया ए बी, ये हो गया हमारा बी डैश सी, ये हो गया हमारा सी डैश ए। फाइनल हमारा क्या निकल गया, ए बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश बी डैश। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर। व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस स्ट्रक्चर।
डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन में कौन कौन सा वेरियस लेवल होते हैं, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के लेवल को लिखना आपको पता है, 3 लेवल होते हैं, तो वही चीज को यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट टू शोइंग necessary data and hiding complex things from user is called database abstraction। तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने पहले आपको समझा दिया कि डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो चीज सिंपल है, ठीक है, जो चीज नेसेसरी है उसको दिखाया जाता है और बाकी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड कर दिया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो क्या जब हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तब हम लोग को उसका कोडिंग दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। क्यों? वो कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको हाइड किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा बेस एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। पहला क्या है? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। 3 लेवल है, पहला फिजिकल, दूसरा लॉजिकल और तीसरा व्यू लेवल। इस तरीके का एक डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है। पहला जो लेवल रहेगा फिजिकल लेवल, दूसरा रहेगा लॉजिकल लेवल, तीसरा रहेगा हमारा व्यू लेवल। ये कौन सा लेवल है हमारा लास्ट वाला? ये है हमारा व्यू लेवल। ठीक है, चलिए 3 लेवल है, तीनों लेवल को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया। उसके बाद फिजिकल लेवल क्या होता है? इट डील्स विद हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर और इन डेटाबेस। दैट मींस हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क और एसएसडी सच एज इन फाइल ब्लॉक्स एटीसी। यहाँ कह रहा है कि फिजिकल लेवल का मतलब है कि डेटा एक्चुअली फिजिकली कहाँ स्टोर है, ये कौन डील करेगा? फिजिकल लेवल डील करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हार्ड डिस्क फिजिकल लेवल हो गया कि हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर है, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा कहाँ स्टोर है, एसएसडी के अंदर डेटा कहाँ स्टोर है, ये कौन डील करेगा? फिजिकल लेवल डील करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है जरा देखिए। लॉजिकल लेवल डील विथ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड ईच अदर। लॉजिकल लेवल जो है वो लॉजिकल चीजों के साथ डील करता है। ठीक है, डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, डेटा किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कौन डील करेगा? लॉजिकल लेवल। इन ए यूनिवर्सिटी डेटाबेस द लॉजिकल लेवल डिफाइन डेटाबेस फॉर स्टूडेंट्स, कोर्सेस एंड इनरोलमेंट्स एंड शोज रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए, यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस बना हुआ है, उसमें लॉजिकल लेवल क्या डिफाइन करेगा? कितना टेबल बना है, कितना कोर्सेज बना है, कैसे सारे टेबल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप क्या है, तो ये सब लॉजिकल लेवल के अंतर्गत आएगा। व्यू लेवल, व्यू लेवल मतलब देखना सिर्फ। ठीक है, तो व्यू यहाँ पे क्या होगा? व्यू लेवल डील्स विद द डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा टू यूजर्स। ठीक है, अलग अलग यूजर को अलग अलग व्यूज दिखाए जाएंगे। अगर हम बात करें यूनिवर्स, ओनली द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू देम। ठीक है, क्या हर एक यूजर को एक ही इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा? नहीं, जिसको जितना जरूरी है उतना दिखाया जाएगा। इसी को तो बोलते हैं डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखें तो इन एन यूनिवर्सिटी डेटाबेस सिस्टम ए स्टूडेंट में हैव अ व्यू दैट शोज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ग्रेड्स। एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी डेटाबेस में क्या दिखाया जाएगा? अगर वो एक्सेस करेगा तो उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा अपना और ग्रेड दिखाया जाएगा। वाइल अ प्रोफेसर, अगर एक प्रोफेसर उसको एक्सेस करता है तो उसको डिफरेंट व्यूज लेवल दिख, उसका अगर प्रोफेसर एक्सेस करेगा तो उसका डिफरेंट व्यू लेवल, उसका व्यू लेवल क्या रहेगा? डिफरेंट। उसको कोर्सेज दिखाया जाएगा, कितने बच्चे इनरोल हैं, ये सब दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि व्यू लेवल भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये था हमारा डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन और लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन क्लास स्टूडेंट। क्या करना है? एक क्लास बनाना है स्टूडेंट, जिसका नाम क्या रहेगा? स्टूडेंट। क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कि इधर नीचे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये सारे स्पेसिफिकेशन का यूज करके एक क्लास हम लोगों को बनाना है। ओके, स्पेसिफिकेशन में है प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर। प्राइवेट मेंबर में ये सारे डेटा मेंबर को डिफाइन करना है और पब्लिक मेंबर में ये सारे मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करना है। इसके लिए कोड, तो चलिए हम इसके लिए कोड में शुरू करते हैं और देखिए इसका किस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले हमें। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्लास। क्लास के अंदर बनाएंगे मेंबर फंक्शन, क्लास के अंदर बनाएंगे ये डेटा मेंबर्स, उसके बाद ये सारे मेंबर फंक्शंस बनाने शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं।
तो जो नॉर्मल है कोडिंग हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लास बनाना शुरू करेंगे। क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हम क्लास को ओपन कर दिया। क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स बनाएंगे। डेटा मेंबर्स में हमारे पास क्या क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क है और परसेंटेज है। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा मेंबर में रोल नंबर। तो यहाँ पे जब डेटा मेंबर बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप भी लिखना पड़ता है। तो रोल नंबर इंटीजर है तो लिखेंगे इंट, उसके बाद लिख देंगे यहाँ ROLL नंबर। ये हमारा रोल नंबर बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे इंट। इंट में हम देंगे कैरेक्टर, कैर लिखेंगे और उसके बाद नेम। देखिए कैरेक्टर लिखे हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर, नाम कितना कैरेक्टर का होगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो हम यहाँ 20 लिख देते हैं, यानी कि अभी इस वेरिएबल में, इस डेटा मेंबर में हम 20 कैरेक्टर को लिख सकते हैं। तो बस क्लास, क्लास के लिए भी हम कैरेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टर और सी एच क्या लिख देंगे यहाँ, क्लास अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, क्योंकि क्लास ऑलरेडी एक कीवर्ड है तो उसको हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लास नेम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास बच गया परसेंटेज। परसेंटेज किस में जाएगा, मार्क्स और परसेंटेज, सॉरी। तो मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्क्स को स्टोर करने के लिए एक एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक एरे बना लेते हैं मार्क्स के नाम से। तो सबसे पहले एरे बनाने के लिए हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, तो इंट लिखेंगे और मार्क्स और इसको डिफाइन कर देंगे, यानी कि इसमें हमको 5 एलिमेंट सब्जेक्ट करेंगे जो है वो स्टोर करना है। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट में बच गया परसेंटेज। परसेंटेज को रखेंगे फ्लोट। फ्लोट इसलिए क्योंकि इसमें हम डेसिमल डेटा को स्टोर करेंगे, तो फ्लोट परसेंटेज। तो अभी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर दिया है एक एक करके। तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पब्लिक मेंबर्स बनाना। ये सारे प्राइवेट, देखो इसको हम प्राइवेट करें या ना करें ये ऑटोमेटिक प्राइवेट में चला गया। बाय डिफॉल्ट बताएं क्लास का जो मेंबर डेटा मेंबर बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में जाता है, लेकिन अभी बोला पब्लिक बनाने के लिए तो हम लोग पब्लिक यहाँ लिखेंगे, पब्लिक डिफाइन करेंगे पब्लिक। सबसे पहला मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, रीड डेटा बनाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉइड रीड अंडरस्कोर डेटा। रीड डेटा फंक्शन बना रहे हम, इसके अंदर क्या क्या लिखना है। तो जो भी चीज यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाए हैं जिसमें डेटा फिल करना है, रीड डेटा के जरिए, रीड डेटा फंक्शन के जरिए हम लोग जो भी ये वेरिएबल्स बनाए हैं उसमें डेटा फिल करना है। सबसे पहला वेरिएबल है रोल नंबर। तो रोल नंबर में डेटा फिल करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एंटर योर रोल नंबर। क्या लिखेंगे, सी आउट, स्ट्रिंग बनाएंगे, एंटर योर रोल नंबर, बंद कर देंगे इसको। ठीक है, और ये जो रोल नंबर में हम प्रिंट ला रहे हैं यहाँ लगा देंगे एंडर। इसके बाद सीन के थ्रू हम लोग रोल नंबर ले लेंगे, इसमें स्टोर कर लेंगे ये वाला रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, इसके बाद इसको हम यहाँ करेंगे। पहला रीड कर लिए डेटा हम लोग, दूसरा रीड करना है नेम। तो यहाँ सी करेंगे एंटर योर नेम, डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे और यहाँ एंटर लगा देंगे। एंटर लाइन ब्रेक के लिए लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ सीन करेंगे, सीन में उल्टा एंगल ब्रैकेट लगता है, ऑपरेटर लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कर लेंगे नेम। तो यहाँ तक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तीसरा है क्लास नेम, और फिर से सी आउट,
क्लास नेम, क्लास, इंटर क्लास भी लिख सकते हैं, और बाकी को इसको कहाँ स्टोर कर लेंगे हम, क्लास क्लास नेम। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर। फिर यहाँ सीन में हम स्टोर कहाँ करेंगे, ये क्लास अंडरस्कोर नेम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब मार्क्स के लिखते हैं, तो मार्क्स के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना एरे है, तो एरे में डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यहाँ फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप यानी कि फॉर लगा देंगे, इंट कहाँ से शुरू होगा, आई 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, स्टोर होगा डेटा, आई जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक स्टोर होता रहेगा डेटा, और आई प्लस प्लस यानी कि एक बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से प्रोग्राम, इसके बाद सीधा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप तो लग गया, फॉर लूप में हम सी आउट करेंगे, यहाँ पे नहीं सी इन करेंगे, पहले सी आउट फिर सी इन। सी आउट इंटर योर मार्क्स, सी आउट इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट्स, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, और सी आउट में लिखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स आपको एंटर कराना है, यहाँ 1 2 3 4, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे आई प्लस 1, ठीक है। आई तो 0 हो गया, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए 1 2 3 4 इसमें आई प्लस 1 आया है। इसके बाद लास्ट में फिर हम लोग यहाँ चलेंगे फुल कॉलन लगा करके इसको बंद करेंगे। अब यहाँ सीन के थ्रू हम क्या करेंगे, आई में ये सब्जेक्ट 1 आएगा, तो वो मार्क्स नाम का एरे बनाए हैं, उसमें एक एक करके डालते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सीन। इस सीन का यूज इस्तेमाल करके हम लोग जो हमारा मार्क्स है उसको इंपोर्ट ले सकते हैं। अब रीड डेटा का भी काम खत्म हो गया, हम लोगों ने सारा डेटा ले लिया। अब कैलकुलेशन का काम करते हैं, तो अब फंक्शन बनाते हैं। ये भी फंक्शन बन चुका है रीड डेटा, अब फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेशन का। चलिए, तो यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे हम, बाकी बस इसको बंद कर देंगे, ठीक है, ये खत्म। यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन देखिए, यहाँ से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले, इसलिए इसको लिखेंगे फ्लोट में। इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, फ्लोट। चलिए, तो सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमको नंबर का सम निकालना होगा, और सम निकालने के लिए पूरे एरे में फॉर लूप चलाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप चलाने के बाद उसमें सम भी लगाना होगा, तो सम लगाने के लिए आपको पता है कि एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें सम स्टोर होगा, ठीक है, टोटल। और इसको इनिशियलाइज कराएंगे हम 0 से, ठीक है। अब यहाँ फॉर लूप लगा देंगे, इंट आई से शुरू होगा 0 से ये। इसके बाद ये कब तक चलना चाहिए, जब तक आई का वैल्यू जो है 5 से छोटा रहेगा तब तक चलना चाहिए, और आई हमेशा एक एक बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे टोटल प्लस आई, मार्क्स आई कर देते हैं, जो आई का वैल्यू बार बार बढ़ता जाएगा वो हमेशा इसमें ऐड होता जाएगा, टोटल वैल्यू आएगा उसमें बार बार ऐड होता जाएगा जब तक ये लूप चलेगा। बाकी बात यहीं से परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, परसेंटेज इक्वल टू टोटल अपॉन 5। हमको परसेंटेज निकाल करके सेमीकोलन लगा देंगे। बाकी बात लास्ट में रिटर्न, क्या रिटर्न कर दिया हम यहाँ परसेंटेज को रिटर्न कर दिया। अब हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया, ये वाला पार्ट भी हो चुका है, ये वाला पार्ट हो चुका, ये वाला पार्ट हो चुका। अब हम लोग डिस्प्ले वाले पार्ट में आएंगे।
जितना भी अभी फंक्शन बनाए हैं, डेटा मेंबर बनाए हैं, सबको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। तो फिर से फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में सबको सी आउट कर देंगे, सी आउट। सी आउट सबसे पहले लिखेंगे मार्कशीट, डॉट देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, मार्क सी डॉट, इसमें ही कॉलम। इसके बाद सबसे पहले सी आउट में नाम देंगे, योर नेम इज, स्टूडेंट नेम इज, स्टूडेंट नेम इज नेम, स्टूडेंट रोल नंबर इज रोल अंडरस्कोर नंबर। और सारे में हैंडल हैंडल भी लगाते जाएंगे, सारे में हैंडल लगाते जाएंगे। उसके बाद फिर से सी, इस बार क्या लेना है, नेम ले लिए हैं, क्लास, क्लास प्रिंट करना, स्टूडेंट क्लास इज, स्टूडेंट क्लास इज क्लास नेम। चलिए क्लास हो गया, नेम हो गया, अब बच गया मार्क्स। ठीक है, अब क्या बच गया, तो उसका भी पूरा कर ही देते हैं। तो मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर से यहाँ हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। इसको इनिशिएट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से, और ये आई क्या रहेगा, 5 से छोटा। इस फॉर लूप के लिए सी आउट लिखेंगे यहाँ हम। उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे, तो ये बन गया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के बाद लगा देंगे i+1, i+1 इसलिए ताकि सब्जेक्ट का नंबर भी चेंज होता जाए। ठीक है, और फिर से यहाँ से देखिए हमने सारा कुछ सी आउट करा लिया है, यहाँ से नंबर भी सी आउट कर लिया, बच गया परसेंटेज सी आउट। परसेंटेज वाला में हम लोग परसेंटेज वाला वैल्यू जो है वो डाल देंगे, फिर लगाने के बाद लिख देंगे परसेंट, और उसके बाद जो लास्ट में बचेगा, बाद हम परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, जो वैल्यू आएगा हमारा उसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसके बाद इसको हैंडल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग चौथा स्टेप भी पूरा कर लिया। फिफ्थ स्टेप में जाएंगे, लास्ट स्टेप जो कि रहेगा, देखिए ये भी कंप्लीट हो चुका है। मेंबर फंक्शन अब लास्ट बन गया, राइट है कंप्लीट, दैट मींस की लास्ट लास्ट पार्ट हम लोग इंट मैन से शुरू करेंगे। करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम स्टूडेंट है, और एक भी ऑब्जेक्ट ए बना दिए यहाँ पे। ठीक है, अब सारे फंक्शन को एक एक करके कॉल करना होगा। तो ए डॉट रीड डेटा, ए डॉट रीड डेटा, इस तरीके से कॉल कर सकते हैं हम किसी भी फंक्शन को। एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ओ बी जे अपने हिसाब से। उसके बाद जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास, उन सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले रीड डेटा को कॉल करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास फंक्शन बना है उसका नाम है डिस्प्ले, तो अभी हम डिस्प्ले को भी कॉल कर लेंगे। ए डॉट कॉल करने का तरीका है, ए डॉट, यहाँ डॉट होगा, ए डॉट डिस्प्ले। तो इस तरीके से हमने तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, और यहाँ लास्ट में लगा देंगे रिटर्न 0। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है क्लास ऑब्जेक्ट का हो गया फाइनल। और यहाँ पे लास्ट में जो है, यहाँ जितना करली ब्रेसेस ओपन करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, काउंट करके उतना करली ब्रेसेस बंद होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब आइए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ कोड ब्लॉक में, कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं
कि ये जो प्रोग्राम है इसी पे बेस्ड हो सकता है इस ईयर क्वेश्चन आए, इसी प्रोग्राम पे बेस्ड इस ईयर क्वेश्चन आएगा। सिर्फ स्टूडेंट का जगह कुछ और क्लास बनवा दिया जाएगा, जैसे रिजॉर्ट बनवा दिया जाएगा, होटल का बिलिंग सिस्टम, या कुछ भी छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। अब इस प्रोग्राम को रन करने से क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग बिल्ड करेंगे और रन करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। तो जैसे रन करेंगे, यहाँ कह रहा है इंटर योर रोल नंबर, तो हम रोल नंबर डाल देते हैं 1। इंटर योर नेम, नेम में डाल देते हैं रोहित। इंटर योर क्लास, क्लास में डाल देते हैं 12। इंटर योर सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 1 मान के चलिए इंग्लिश है, इंग्लिश में बच्चा ले आया है 85, मैथ में ले आया है 84, और उसके बाद फिजिक्स में ले आया है 90, और केमिस्ट्री में ले आया है 85, और कंप्यूटर साइंस में ले आया है 96। ये मैंने 5 सब्जेक्ट का नंबर एंटर कर दिया। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। जैसे ही ये हम रन करेंगे, इसके बाद इस बच्चे का मार्कशीट आकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे नाम भी आ रहा है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए स्टूडेंट मार्कशीट, रोल नंबर 1 रोहित, 12th, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 में 85, और यहाँ 88% इनका टोटल आया है। तो अभी हमारे सवाल में यही दिया था कि मार्कशीट के लिए एक आपको प्रोग्राम लिखना है, जिसमें हम 5 बच्चों का मार्क्स एंटर करें, तो हमको उसका पूरा परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए। तो यही क्वेश्चन था, मैंने आपको रन करके भी दिखाया प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली भी दिखाया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 44, कह रहा है व्हाट इज सॉर्टिंग, राइट एन एल्गोरिथम टू सॉर्ट कंटेंट ऑफ एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। सबसे पहले बोला व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज द मेथड और इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के प्रोसेस या मेथड को हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग, इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, देखिए जैसे डेटा 5 7 10 12 1 2 में है, इसको अरेंज कर दिए अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, मतलब 1 2 5 से बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिए, ये हो गया हमारा। अभी हम लोग देखेंगे राइट एन एल्गोरिथम टू सॉर्ट कंटेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। अभी देखते हैं कि कैसे एल्गोरिथम हम लोग लिखेंगे बबल सॉर्ट का। तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा बबल सॉर्ट क्या होता है। तो द सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट क्या है? एक टेक्निक है डेटा को सॉर्ट करने का। So it is a sorting technique in which each pair of adjacent is compared and elements are swapped if they are not in order. सबसे पहले क्या होगा, जो एडजेसेंट नंबर है, ये देखिए यहाँ जो एडजेसेंट नंबर है उसको कंपेयर किया जाएगा, ये दोनों में कौन बड़ा है। अगर जैसे ही पता चला आगे वाला बड़ा है, इसको स्वैप कर दिया जाएगा, यानी कि आगे वाला को पीछे और पीछे वाला को आगे कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर एक आगे वाला से चेक करेगा, फिर चेक करेगा कौन दोनों में से बड़ा है। अगर आगे वाला बड़ा हो गया फिर स्वैप होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक पूरा एरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एल्गोरिथम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो स्टेप 1 में बिगिन शुरू करेंगे, उसके बाद एक एरे डिफाइन करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या होगा, कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट विथ द लास्ट एलिमेंट। यहाँ लास्ट एलिमेंट नहीं होगा, एडजेसेंट एलिमेंट होगा, एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर होगा। उसके बाद इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन स्वाइप देम। उसके बाद अगर यहाँ एक इफ कंडीशन लगेगा, है ना, अगर शुरू वाला बड़ा है तो उसको स्वैप कर जाएगा, नहीं तो अगर बड़ा नहीं हुआ एल्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट, और अगर नहीं हुआ तो एल्स में लिख देंगे मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट, यानी आगे की ओर बढ़ो। स्टेप 4 में क्या होगा, कंटिन्यू कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग, और ये कंटिन्यू कर दो, स्वैपिंग और कंपेयरिंग का प्रोसेस वो चलने दो एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, अंटिल द लार्जर एलिमेंट बबल अप टू द एंड ऑफ द एरे। और ये तब तक चलेगा सॉर्टिंग मेथड, तब तक ये कंपेयर और स्वैपिंग करता रहेगा जब तक कि सबसे ग्रेटर एलिमेंट वो लास्ट में न पहुंच जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट। स्टेप 5 क्या कहता है, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट, और लास्ट में स्टेप 6 में एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पूरे एरे को सॉर्ट कर देते हैं, ये 6 स्टेप में। तो यही है एल्गोरिथम
इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बबल सॉर्ट की, तो बबल सॉर्ट के जगह पे और भी बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक है, आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा, वो भी 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट है, जो भी एल्गोरिदम लिखने वाला है डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन बबल सॉर्ट इस साल पिछले साल आ गया है, तो इस साल कोई और आएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो वैसा मेमोरी जब कंपाइल टाइम में एलोकेट किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, बिफोर द प्रोग्राम रन। और कंपाइल टाइम का मतलब क्या होगा, प्रोग्राम रन से पहले होता है कंपाइल प्रोग्राम। तो ये मेमोरी कब एलोकेट होता है, बिफोर द प्रोग्राम रन, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द रन टाइम। और एक बार अगर ये बन गया तो उसको रन टाइम में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक में देखते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम। यहाँ पे मेमोरी कब मिलता है डेटा को, रन टाइम में, while the program is running and can be resized as needed। और इस मेमोरी को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं जब हमको जरूरत पड़े। बहुत बड़ा अंतर है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन फिक्स है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक है। ठीक है, फिक्स नहीं है, इसको चेंज करा जा सकता है समय। द साइज ऑफ मेमोरी इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का साइज कब डिटरमाइन था, कंपाइल टाइम में, एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट मेमोरी कैन बी, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है, मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड डायनेमिकली बेस्ड ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोग मेमोरी को बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, अलोकेट भी कर सकते हैं और डी एलोकेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, 3 में है, इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज नो मेमोरी रीयूजेबिलिटी। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में हम लोग मेमोरी को रीयूज नहीं कर पाएंगे, एक बार बन गया तो वो खत्म। ठीक है, बट इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज मेमोरी रीयूजेबिलिटी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग मेमोरी को रीयूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार मेमोरी को बनाए हैं उसको डीएलोकेट भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, वो उसको दोबारा दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। वही लिखा है, कॉन्सेप्ट इज यूज, मेमोरी कैन बी फ्रीड वेन नेवर रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको फ्री कर देंगे। फास्टर एज फास्टर इज अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। ये फास्टर होता है। हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूसेज फॉर एप्लीकेशन नीडिंग वेरिएबल साइजेस। ये क्या करता है, मदद करता है हमको ऑप्टिमाइज करने मेमोरी को। वेस्ट मेमोरी इफ नॉट फुली यूटिलाइज। इसमें अगर मेमोरी फुली यूटिलाइज नहीं होगा तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे मेमोरी को हम लोग डीएलोकेट नहीं कर सकते। एंड इनफ्लेक्सिबल फॉर प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग डायनेमिक डेटा साइजेस। तो वहां पे ये फेल हो जाएगा जहां डायनेमिक डेटा साइज, डेटा को घटाना है डेटा को बढ़ाना है। तो ठीक है, ये थोड़ा स्लो होता है ड्यू टू रन टाइम एलोकेशन एंड prone to memory leak if not properly managed। और इसमें मेमोरी लीक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी लीक होने का संभावना होता है जब इसको मैनेज नहीं किया जाएगा प्रॉपरली। तो ठीक है, नेक्स्ट है, इट यूजेज स्टैक फॉर मैनेजिंग द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें स्टैक का यूज होता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। इट यूजेज हीप का यूज करता है, ये हीप नॉट हीप डेटा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी फॉर मैनेजिंग द। ये क्या यूज करता है, हीप को यूज करता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। इट इज लेस एफिशिएंट, इट इज मोर एफिशिएंट। सिंपल सा है। एग्जांपल, दिस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज जनरली यूज्ड फॉर एरे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एरे में यूज करते हैं और डायनेमिक वाला लिंक लिस्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज के मैप। के मैप क्या होता है, और दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन, इस के मैप को सॉल्व करना है। ये इसको देखते हैं जरा सा। के मैप क्या होता है, के मैप मीन्स कार्नोफ मैप।
फुल फॉर्म क्या होता है, कार्नोफ मैप, विच इज पावरफुल कॉन्सेप्ट इन बुलियन अलजेब्रा, कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है बुलियन अलजेब्रा का, के मैप, which is used to solve a Boolean expression using graphical representation without using any Boolean theorem, and that graphic representation is known as K-map. K-map बेसिकली क्या होता है, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं बिना किसी थ्योरम का, बिना किसी थ्योरी का यूज करे, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं के मैप। जो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, के मैप। के मैप जो वो दो तरीके से बनता है, फॉर्म होता है, पहला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग 1 1 1 को ग्रुप में बनाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 0 वाले को ग्रुप में बनाते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक के मैप बनाते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 2, तो अभी हम लोग पहले के मैप का बेसिक स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा के मैप का, तो के मैप को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ कितना वेरिएबल वो देखेंगे, 4 वेरिएबल है, तो हम लोग 2 का पावर क्या कर देंगे, 4 होगा 16, यानी कि सेल कितना बनेगा इस के मैप में, 16 सेल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग 16 सेल बना देंगे। चलिए, इसके बाद एक तरफ रहेगा ए बी और दूसरे तरफ रहेगा सी डी। इसके बाद इसका हम लोग सेल नंबर लिखते हैं 0 1 2, ओ सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से क्या कर दिए हम लोग, सेल का नंबर लिख दिए। सेल का नंबर लिखने के बाद जो ए बी वगैरह है इसको इस तरीके से लिखते हैं ए डैश बी डैश, इसके बाद ए डैश बी, ए बी, ए बी, ठीक है। इसी तरीके से इधर लिखेंगे सी डैश डी डैश, यहाँ लिखेंगे हम लोग सी डैश डी, सी डी और सी डी, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग जो यहाँ पर नंबर है जितना भी लिखा हुआ है 0 2 4, ये सब के जगह पे 1 रखेंगे। 4 5 6 7 8, सबसे पहले 0 के जगह पर क्या रखना है 1, इसके बाद 4 5 6 7 8 के जगह 1 रखना है, ठीक है। और देखते हैं 0 2 4 5 6 7 8 10 13 15, 0 5 4 6 7 8 10 13 15, 10 13 15। इस तरीके से हमारा ये के मैप बन गया। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप किस तरीके से बनेगा, ग्रुप हम लोग सबसे पहले देखेंगे कहीं 8 का ग्रुप बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाला ग्रुप बनाने का हम लोग पहले प्रयास करेंगे। तो 8 का तो कहीं ग्रुप इतना अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, 8 का नहीं दिख रहा है, फिर हम लोग देखेंगे 4 का, 4 का एकदम साफ साफ ग्रुप दिख रहा है बनते हुए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 का ग्रुप दिख रहा है इसको हम लोग देंगे। एक तो ये बन गया 4 का ग्रुप और एक तो ये बन गया 4 का ग्रुप, तो यहाँ दो दो क्या हो गया 4 का ग्रुप बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 बन चुका है अभी तक। इसके बाद ये जो है, ये 1 जो है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक और पेयर बन रहा है हमारे पास, एक इधर से पेयर बन रहा है और एक इधर से पेयर बन रहा है, ठीक है। हम बताएं आपको कि कॉर्नर वाला भी हम लोग पेयर बना सकते हैं, ठीक है। और एक पेयर यहाँ और बनेगा इसी चीज का, नहीं नहीं अब पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि खाली ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कितना ग्रुप बना, 1 2 3 4 ग्रुप बना। अब चारों ग्रुप में क्या कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड से लेकर के चलते हैं, इसको मानते हैं ग्रुप 1, इसको मानते हैं ग्रुप 2, इसको मानते हैं ग्रुप 3 और ये वाले को मानते हैं ग्रुप 4। तो सबसे पहले ग्रुप 1 में चलते हैं। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है ये पहले हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हमारा है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है, ए डैश बी कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश बी। ग्रुप 2 में देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास, ग्रुप 2 हमारा ये वाला है। ग्रुप 2 में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखें ए डैश बी,
ए बी, बी भी कॉमन है इसमें, और इधर से सी डैश डी, सी डी, तो डी कॉमन है, यानी कि यहाँ क्या कॉमन है, बी डी कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, बी डी। ग्रुप थ्री में देखिए क्या कॉमन है, ग्रुप थ्री मैंने माना है ये वाले को, तो ये वाला वन और ये वाले वन के बीच क्या कॉमन है, ए बी डैश कॉमन है। क्या कॉमन है, ए बी डैश। और यहाँ से देखिए सी डी डैश, सी, सी डैश डी डैश, सी डी डैश, तो डी डैश भी यहाँ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ ए बी डैश डी डैश क्या हो जाएगा, ए बी डैश डी डैश कॉमन है। और जी फोर में, ग्रुप फोर जो ये छोटा सा बना है यहाँ पे, इसको देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी, तो ए डैश कॉमन है और इधर से सी डैश डी डैश, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए डैश सी डैश डी डैश। तो इसका हम लोग सम कर देंगे, तो हो जाएगा ए डैश बी प्लस बी डी प्लस ए बी डैश डी डैश प्लस ए डैश सी डैश डी, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप केमैप को बनाएंगे आराम से, कॉमन ले लेकर के, थोड़ा स्थिरता से बनाइएगा, इसमें थोड़ा कॉमन लेने में कभी कभी मिस्टेक होता है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपका फिर 2025 में फिक्स आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, और 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखा है द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको नेटवर्क का, इसी को बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी, यहाँ 4 मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले बताया स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। द स्टार टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नोड इन विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू सिंगल पाथ इज कॉल्ड स्टार। जो इसमें बहुत सारे नोड रहेगा, वो सारा कनेक्टेड रहेगा सेंट्रल हब से, सेंट्रल डिवाइस से, थ्रू अ सिंगल वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी। Here in star topology, all the PCs are connected with central device hub. यहाँ पे सब टोपोलॉजी में किससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है बस टोपोलॉजी, ये नीचे वाला बस टोपोलॉजी है, एक सिंगल पाथ जाएगा। तो इन द बस टोपोलॉजी, द टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, नोड्स कैसे अरेंज होता है, लीनियर ऑर्डर में होता है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम ऑन टू वेरियस नोड्स आर कनेक्टेड, इसमें एक सिंगल लेंथ का वायर रहेगा, इसी में सारा नोड कनेक्टेड रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बस टोपोलॉजी। Here in this bus topology, all the PCs connected with a single linear transmission channel. सब किससे कनेक्टेड होता रहता है, सिंगल लीनियर ट्रांसमिशन चैनल से। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी, द टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड इन सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। जब नोड जो है सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड हो जाएगा, रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिंग टोपोलॉजी। Here in ring topology, all the PCs are connected with the each other in a circular form. नेक्स्ट हमारे पास है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारा डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रूट। अल्टरनेटिव रूट मिलता है, जैसे इससे तो कनेक्टेड है, ये है, इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, अगर यहाँ कट गया तो अगर इससे कम्युनिकेशन करना, तो ये इसके माध्यम से कम्युनिकेशन कर लेगा, तो इसको अल्टरनेट रूट प्रोवाइड हो जाता है इन केस ऑफ होस्ट आइदर डाउन और टू बिजी, तो ये कम्युनिकेशन फिर भी कर लेगा अदर रूट को चूज करके। हेयर इन मेश टोपोलॉजी ऑल द पीसीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मेश टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, सारा पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान से देखिए, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, सारा पीसी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सारे टर्म को डिफाइन करना, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद व्हाट इज मॉडेम, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज इट फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। व्हेन
इट एग्जीक्यूटेड इन कंप्यूटर, इट इंसर्ट इट्स ओन कोड। जैसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है, ये तो अपना कोड उसमें इंसर्ट कर देता है कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर एंड इनफैक्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, ये अपना वायरस जो है कोड को इंस्टॉल कर देता है। वायरसेस आर मेड टू हैक, हार्म और डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम। वायरस को क्यों बनाया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए, हैक करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। इट वर्क्स ऑन सेल्फ रेप्लिकेशन मेथड, मीन्स वायरस स्टार्ट टू क्रिएट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। वायरस क्या करता है, जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में जाता है उसमें अपना कॉपी क्रिएट करना शुरू कर देता है, अपना जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देता है इन कंप्यूटर एंड स्लोली इट स्प्रेड इन होल कंप्यूटर। और क्या होता है, ये धीरे धीरे पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। एंड फाइनली इट ट्राई टू टेक सम कंट्रोल और फुल कंट्रोल इन कंप्यूटर टू डैमेज डेटा और हार्डवेयर। और उसके बाद फुल कंट्रोल या कंट्रोल लेने का प्रयास करता है, क्यों, डेटा को डैमेज करने। एग्जाम्पल है माइक्रोवायरस, बूट सेक्टर वायरस और वॉर्म्स। नेक्स्ट है www, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क विच इज ऑपरेटेड ऑन इंटरनेट टू एक्सेस वाया ब्राउजर। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, या ये एक सिस्टम है, कह सकते हैं ये क्या है, एक सिस्टम है विच इज ऑपरेटेड ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे ऑपरेट हो रहा है, एक्सेस वाया ब्राउजर। इसमें चीजों को एक्सेस करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। It enable user to access documents, images, videos and other multimedia via web browser। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनेट www से डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया को एक्सेस कर सकते। थ्री की कंपोनेंट ऑफ www, सबसे पहले वेब ब्राउजर है। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वेब कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम हो गया हमारा वेब ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इस सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चीजों को सर्च करने के लिए, वेबसाइट को देखने के लिए। वेब सर्वर क्या होता है, इट इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब पेजेस। वेब सर्वर क्या करता है, वेब पेजेस को स्टोर करता है ताकि वो ऑनलाइन चल सके। एंड सर्व व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड और सर्च ऑन इंटरनेट वाया वेब। ये क्या होता है, एक मान के वेब ब्राउजर है, इसमें बहुत सारा वेब पेज है, जैसे हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट फुलफिल होता है और ये फिर वेब पेज हमको दिखाई देता है। वेब पेज किसको बोलते हैं, तो इट इज सिंपल पेज। वेब पेज एक सिंपल पेज होता है ऑन इंटरनेट विच इज रिटन इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो कैसे बना होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। इट इज कॉल्ड वेब पेज एंड द कलेक्शन ऑफ सच वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। और इस तरह के वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम क्या होता है। मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इज अ हार्डवेयर, ये क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है। डिवाइस दैट इनेबल अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू कनेक्ट विद इंटरनेट। मॉडेम का इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट वर्क्स बाय कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फंक्शन ऑफ मॉडेम, मॉडेम मॉड्यूलेशन। फंक्शन ऑफ मॉडेम देखिए क्या होता है, मॉड्यूलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग डेटा को, बाहर से जो एनालॉग डेटा आ रहा है उसको कंप्यूटर में लेने के लिए डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। और यहाँ दोनों काम को कौन परफॉर्म कर रहा है, मॉडेम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है, तो ये थे 2024 के पूरे 48 क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछें, या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर है। या अगर कोई दिक्कत कोई कष्ट हो तो मेरे नंबर पे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 90 34 68 34 97।
ठीक है। तो इस पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट बात करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।